जल्दबाजी में कोई काम मत करो। वंश ने उन दोनों को देखकर सिर हिलाया। इसके बाद ऑस्टिन और रेक्स ने अपना हत्या का इरादा दबा लिया और अपने हाथ कमर से नीचे कर लिए। मैं अर्जन सिंह हूँ, रॉ इंस्ट्रक्टर। उसी पल अर्जन सिंह डेक के सामने की ओर चले गए और गंभीरता से अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकाल लिया। रॉ इंस्ट्रक्टर अर्जन सिंह। अधिकारी एक पल के लिए रुका, फिर उसने अर्जन सिंह के हाथ में मौजूद पहचान पत्र को ध्यान से देखा और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। कुछ घंटे पहले ब्लैक टाइगर ने उनसे संपर्क किया था और स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने सुना था कि रॉ टीम एच9 में सिस्टम को नष्ट करने के लिए एक गुप्त मिशन पर थी। इसके अलावा उसने सुना कि मिशन सफल रहा और सिस्टम नष्ट हो गया था। इन सैनिकों के लिए सिस्टम को नष्ट करना एक ऐसी चीज थी जो वे सभी करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे। इसलिए अधिकारी के चेहरे पर बेहद सम्मान भरे भाव उभर आए। रॉ टीम का हर सदस्य एक राष्ट्रीय नायक है और हर एक सम्मान का पात्र है। उसने अर्जन सिंह और बाकी लोगों को ध्यान से देखा, फिर जोर से कहा, नमस्कार इंस्ट्रक्टर साहब। मैं विक्रम पटेल हूं, समुद्री गश्ती बेड़े की इंटेनविन फ्लीट का कप्तान। इतना कहकर विक्रम पटेल ने बाकी सैनिकों पर चिल्लाकर कहा, सब लोग अपनी बंदूकें नीचे रखो, सलाम करो। आदेश मिलते ही तीनों विध्वंसक पोतों पर मौजूद सभी भारतीय सैनिकों ने अपनी तोपें नीचे कर दीं। फिर भाले की तरह सीधे खड़े हो गए, सीना तानकर, और अर्जन सिंह व बाकी लोगों को सलाम किया। ऑस्टिन और रेक्स भी इन इस्पात जैसे मजबूत भारतीय योद्धाओं और उनके द्वारा निकलती आभा देखकर दंग रह गए। कोई हैरानी नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलती रहती है कि हाल के सालों में भारत और मजबूत हुआ है। इन सैनिकों का औड़ो और ऐज़ें देखकर ही साबित हो जाता है कि ये कोई एजर रेजर नहीं है। अर्जन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग गंभीर भावों के साथ सीधे खड़े हो गए, सिर ऊंचा करके, और गश्त कर रहे सभी सैनिकों को सलामी दी। विक्रम पटेल ने हाथ नीचे करने के बाद अर्जन सिंह की ओर देखा और जोश में कहा, इंस्ट्रक्टर साहब, आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है वो सब मुझे पहले से पता है। भारतीय मरीन कोर के सभी सदस्यों की ओर से मैं विक्रम पटेल आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अर्जन सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कैप्टन विक्रम, हम सब एक ही जैसे हैं। हम सब भारत की समृद्धि और उत्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। विक्रम पटेल मुस्कुराया, फिर बोला, रॉ के सभी लोग प्लीज अंदर आइए। ब्लैक टाइगर पहले से ही बंदरगाह पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। अर्जन सिंह मुस्कुराया और सिर हिलाया। इसके बाद तीनों विध्वंसक जहाजों ने रास्ता साफ कर दिया। जल्द ही रेक्स का युद्धपोत इनवल डॉकयार्ड घाटक की ओर अपनी यात्रा जारी रखने लगा। वंश और उसके साथी सुबह करीब 11 बजे मझगांव डॉक घाट पहुंचने तक लगातार बातें करते रहे। मझगांव डॉक घाट पर काले रंग की नेहरू जैकेट में सजे, चांदी जैसे बालों को करीने से पीछे की ओर कंघी किए हुए और तेजस्वी व ऊर्जा से भरपूर दिखते हुए ब्लैक टाइगर किनारे पर खड़े थे। ब्लैक टाइगर पीछे गहरे हरे रंग की सैन्य वर्दी पहने कई सैनिक खड़े थे, जो एक अलग ही रौब बिखेर रहे थे। वंश और उसके साथियों को आते देख ब्लैक टाइगर ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा, वंश, अर्जन विजयी वापसी पर आप सबका स्वागत है। हे, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद ब्लैक टाइगर। वंश मुस्कुराया, फिर अर्जन सिंह और बाकी लोगों को नाव से उतारकर किनारे पर ले आया। अर्जन सिंह आगे बढ़ा, ब्लैक टाइगर की तरफ देखा और भारी मन से बोला, ब्लैक टाइगर, मुझे खेद है, मेरी अक्षमता की वजह से मैं स्टील कैनन, साइथ और गनपाउडरन को जिंदा वापस नहीं ला सका। अर्जन सिंह की बातें सुनकर विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। रॉ टीम में 10 लोग शामिल थे, जो एक साथ एनचाइनाए गए थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 7 ही जीवित लौटे हैं। आखिरकार साथियों के बीच का बंधन गहरा होता है और एक भी व्यक्ति को खोना बहुत बड़ा झटका होता है। अब 3 लोगों के न लौटने से उन्हें भारी झटका लगा था। क्यों? ब्लैक टाइगर ने गहरी सांस ली, अर्जन सिंह के कंधे पर थपथ पाया और कहा, अर्जन, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। खुद को दोष मत दो, मिशन में बलिदान अपरिहार्य होते हैं। मेरी संवेदनाएं स्वीकार करो। मैं समझ गया ब्लैक टाइगर। अर्जन सिंह ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वैसे क्या स्टील कैनन और बाकी लोग जहाज पर हैं? ब्लैक टाइगर ने पूछा। हाँ, वो बर्फ के ताबूत में हैं। अर्जन सिंह ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, स्टील कैनन और बाकी सबको अंबाशान फ्यूनरल होम में वापस ले चलो, ब्लैक टाइगर ने कहा। फिर सैनिकों को बर्फ के ताबूत को ले जाने के लिए जहाज पर जाने का आदेश दिया। फिर ब्लैक टाइगर वंश के पास आए और राहत भरी नजर से बोले, वंश, उन्हें सुरक्षित रूप से देश वापस लाने के लिए धन्यवाद। ब्लैक टाइगर, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं एक भारतीय हूं और देश के लिए कुछ करना मेरा कर्तव्य है। फिर वंश ने जवाब दिया, फिर थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, और मैंने ही इस मिशन का नेतृत्व किया था, लेकिन अंत में स्टील कैनन चला गया। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया।
वंश, खुद को दोष मत दो, तुमने बहुत अच्छा किया है, ब्लैक टाइगर ने शांत स्वर में कहा। वंश ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस पूछा, ब्लैक टाइगर, क्या स्टील कैनन, साइथ और गन पाउडर के परिवार आ गए हैं? आ गए हैं, वो सभी मैरियट होटल में हैं, ब्लैक टाइगर ने उत्तर दिया। ठीक है, अब मैं और अर्जुन उनके परिवार से मिलने जाएंगे। हाँ, तुम्हें मिलना चाहिए। स्टील कैनन और बाकी लोगों ने शायद तुम्हारे लिए कुछ आखिरी शब्द या कुछ और छोड़ा हो, तुम उनके परिवारों से इस बारे में बात कर सकते हो, ब्लैक टाइगर ने कहा। वंश ने सिर हिलाया, ऑस्टिन और रेक्स का अभिवादन किया और फिर अर्जन सिंह व बाकी लोगों के साथ 2 सैन्य वाहनों में बैठकर घाट से निकलकर मैरियट होटल की ओर चल दिया। इसी बीच ब्लैक टाइगर स्टील कैनन के अवशेषों को, साथ ही साइथ और गन पाउडर की राख को लेकर बाशान फ्यूनरल होम गए। आधे घंटे बाद वंश और उसका ग्रुप मैरियट होटल पहुंच गया। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वंश ने दस्तक दी। क्लिक, दरवाजा खुल गया। झुर्रियों से भरे चेहरे वाला एक सांवला आदमी वंश और उसके साथियों के सामने आ गया। इस व्यक्ति का नाम अरुण है और वह एंगौरव गन पाउडर के पिता हैं। रास्ते में वंश ने अर्जन सिंह और बाकी लोगों से स्टील कैनन, साइथ और गन पाउडर के बैकग्राउंड के बारे में भी सुना था। वे सभी ग्रामीण इलाकों से आते थे और उनके पूर्वज सच में किसान थे। गौरव इतना सीधा सादा क्यों था, इसमें कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वह किसान का बेटा था। वंश और उसके साथियों को देखकर अरुण चौंक गया और पूछ बैठा, तुम लोग कौन हो? चाचा जी, हम स्टील कैनन के साथी योद्धा हैं, अर्जन सिंह ने उत्तर दिया। अरे तो आप हमारे बच्चों के साथी हैं। आइए अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। अरुण झट से एक तरफ हट गया और कमरे के अंदर आवाज लगाई, गौरव की माँ, हमारे बच्चे के साथी आए हैं। एक दरवाजा खुला और झुर्रियों वाले चेहरे वाली, साधारण कपड़े पहनी एक महिला बाहर आ गई। महिला की आंखें लाल थी, लगता था अभी अभी रोई है। नमस्कार, हमारे यहाँ आने के लिए धन्यवाद, हम बस एक बुजुर्ग दंपति हैं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लाल आंखों से पूछा, क्या आप स्टील कैनन को वापस ले आए? चाची, हम स्टील कैनन को वापस ले आए हैं, वंश ने भारी गले से कहा। उसे पहले ही बाशान फ्यूनरल होम भेज दिया गया है। हालांकि बुजुर्ग दंपति को अपने बेटे के बलिदान के बारे में पहले से पता था, लेकिन अपने कानों से सुनना फिर भी असहनीय था और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर वंश और उसके साथियों की आंखें भी नम हो गईं। चाचा चाची, हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। गौरव ने देश और जनता के लिए बलिदान दिया, वो राष्ट्र का महान नायक है, वंश ने शांत भाव से कहा। सुमन, सुना तुमने, हमारा बच्चा राष्ट्रीय नायक है। रोना बंद करो अब और मत रो। अरुण ने महिला की पीठ थपथपाई और उसे ढाढ़स बंधाया। बच्चे, क्या हम स्टील कैनन को घर ले जा सकते हैं? महिला ने आंसू पोंछते हुए पूछा। वंश ने एक पल सोचा, फिर बोला, चाची, बात यह है कि स्टील कैनन राष्ट्रीय नायक हैं और उनकी अस्थियां राष्ट्रीय शहीदों के कब्रिस्तान में दफनाई जाएंगी। हाँ, अगर आप दोनों जोर दें कि उन्हें घर ले जाना है, तो वो भी इंशर्त नहीं है। ओह, कितना अच्छा होगा अगर हमारा बच्चा शहीदों के कब्रिस्तान में रह सके। ये हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, अरुण ने कहा। ठीक ठीक, महिला ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। अरे हाँ चाचा चाची, ये मेरी तरफ से आभार का एक छोटा सा तोहफा है। मैं स्टील कैनन की रक्षा नहीं कर पाया, प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। वंश ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और अरुण व उसकी पत्नी की ओर बढ़ा दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सरकार पहले ही मुआवजा दे चुकी है, हम आपका पैसा कैसे ले लें? अरुण ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। चाचा जी, प्लीज रख लीजिए। स्टील कैनन ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी जान के आगे ये थोड़े से पैसे क्या मायने रखते हैं? वंश ने बैंक कार्ड अरुण को थमा दिया। जी हाँ चाचा चाची, प्लीज ले लीजिए, और ये मेरी तरफ से भी एक छोटा सा टोकन है, प्लीज इसे भी रख लीजिए। अर्जन सिंह बोलते हुए अपनी जेब से दूसरा बैंड निकालकर अरुण को देने लगे। और मेरी भी, मेरे पास भी है। विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग भी अरुण और उनकी पत्नी को पैसे देना चाहते थे। ये देखकर और उनकी पत्नी दोनों घबरा गए। अरे बच्चों, आपकी इज्जत और आपकी भावना ही हमारे लिए बहुत है, प्लीज मुझे और कुछ मत दो, ठीक है? अरुण ने कहा। ओह अच्छा, अर्जन सिंह ने सिर हिलाया। उसे पता था कि अगर वो जिद करेगा तो ये किसान दंपति आखिर में एक पैसा भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने भी अपने कार्ड एक तरफ रख दिए। बच्चे, क्या अब हम स्टील कैनन को देख सकते हैं? महिला ने पूछा। बिल्कुल, वंश ने सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन प्लीज थोड़ी देर रुकिए। पहले हम साइथ और गन पाउडर के माता पिता से मिल लेते हैं, फिर बाद में हम सब साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बूढ़े शर्मा और बूढ़े पांडे शायद हमसे भी ज्यादा टूट गए होंगे, अरुण ने दुख भरी आह भरी। वंश और उसके ग्रुप ने अरुण और उनकी पत्नी को नमस्ते किया, फिर साइथ और गन पाउडर के माता पिता से मिलने के लिए बाकी 2 कमरों की तरफ चले गए।
जब दोनों बुजुर्ग दंपतियों को अपने बेटे की मौत की खबर पक्के तौर पर मिली तो वे गहरे शोक में डूबकर फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि वंश और उसके ग्रुप के पास वित्तीय मदद देने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। इसके बाद वंश और उसके साथी स्टील कैनन, साइथ और गन पाउडर के माता पिता को शवगृह ले गए। जब तीनों परिवारों के माता पिता शवगृह पहुंचे और अपने बेटे का शव और राख देखी तो वे पूरी तरह टूट गए। अंत्येष्टि गृह में दिल चीर देने वाली चीखें गूंज उठीं। वंश और उसके साथी बर्फ के ताबूत के बगल में चुपचाप खड़े रहे और अंदर पड़े स्टील कैनन को देखते रहे। स्टील कैनन चला गया, हमेशा के लिए चला गया। जिंदगी अनिश्चित है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। वंश की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने रोने की इच्छा को दबा लिया। अर्जन सिंह और बाकी लोग अपना दुख और शोक रोक नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे वहां से जाने से पहले पूरे 1 घंटे तक शवगृह में रुके रहे। इसके बाद वंश अर्जन सिंह और बाकी लोगों के साथ साथ तीनों परिवारों के माता पिता को खाने के लिए एक रेस्तरां में ले गया। भोजन के दौरान स्टील कैनन, साइथ और गन पाउडर के माता पिता ने वंश और बाकी लोगों से बहुत बातें की, ज्यादातर उनके बेटों के बारे में। वंश और बाकी लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए बस चुपचाप सुनते रहे। भोजन के बाद वंश और उसके ग्रुप ने तीनों परिवारों के माता पिता को उनके होटल तक छोड़ दिया। वंश के होटल से निकलते ही उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाला और देखा कॉल ब्लैक टाइगर की तरफ से थी। कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो ब्लैक टाइगर, क्या बात है? वंश ने पूछा। तुम अभी कहाँ हो? ब्लैक टाइगर ने पलटकर पूछा। हमने अभी अभी स्टील कैनन और बाकी लोगों के माता पिता के साथ खाना खत्म किया है और अब हम होटल में हैं। क्या हुआ? एक पल के लिए इन साउथ ब्लॉक आ जाओ, नंबर 1 तुमसे मिलना चाहता है। नंबर 1 हमसे क्यों मिलना चाहता है? हे तुमने वाकई बहुत बड़ा काम कर दिया है। जाहिर है नंबर 1 खुद आकर तुम्हारी तारीफ करेगा। हमारी तारीफ कर रहे हो? वंश ने होंठ सिकोड़कर कहा। चलो रहने दो ये सब, ये टाला नहीं जा सकता। नंबर 1 और मैं इन साउथ ब्लॉक ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। वंश के मना करने से पहले ही ब्लैक टाइगर ने फोन काट दिया। बॉस, ब्लैक टाइगर ने आपको क्यों बुलाया? अर्जन सिंह ने पूछा। ब्लैक टाइगर बोल रहा था कि नंबर 1 हमसे मिलना चाहता है और हमारी तारीफ भी करना चाहता है, वंश ने कहा। जब नंबर 1 ने बोल दिया है तो चलिए अभी निकलते हैं। अर्जन सिंह ने सिर हिलाया। मैं नहीं जा सकता क्या? मैं तो अक्सर नंबर 1 को देखता रहता हूं, विवान श्रीवास्तव ने होठों से सिगरेट लटकाते हुए कहा। विवान, तुम और इंस्ट्रक्टर अक्सर नंबर 1 को देखते हो, लेकिन हमने तो नंबर 1 को पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा, यश राणा ने जोश में कहा। हाँ, मैंने भी नंबर 1 को पहले कभी नहीं देखा। आज तो बढ़िया मौका है, जतिन महाजन ने उत्साह से कहा। बाकी सभी ने भी सहमति में सिर हिलाया। सब नंबर 1 को देखना चाहते थे। आखिरकार उनके दिलों में नंबर 1 ही सुप्रीम लीडर था। नंबर 1 को सामने से देख पाना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। और हाँ विवान, जब सब लोग जा रहे हैं तो तुम अकेले कैसे नहीं जाओगे? वंश ने विवान श्रीवास्तव की तरफ देखकर कहा। ठीक है, जब सब जाना चाहते हैं तो मैं भी चलूंगा। तो विवान श्रीवास्तव ने अनिच्छा से हाँ कर दी। इसके बाद वंश उसके साथी होटल से निकलकर सीधे साउथ ब्लॉक के लिए रवाना हो गए। 1 घंटे बाद वंश और उसका ग्रुप साउथ ब्लॉक पहुंच गया। क्योंकि ब्लैक टाइगर ने अंदर मौजूद गार्ड्स को पहले ही बता दिया था, इसलिए वंश और उसके ग्रुप को रोका नहीं गया और वे सीधे अपनी कार लेकर अंदर चले गए। यश राणा और बाकी लोगों की ये पहली बार साउथ ब्लॉक विजिट थी, इसलिए सब बेहद एक्साइटेड थे और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। 18 मिनट से ज्यादा गाड़ी चलाने के बाद कार एक इमारत के सामने रुक गई। तभी सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, सज्जनों, ब्लैक टाइगर और नंबर 1 अंदर हैं, कृपया मेरे पीछे आई। अच्छा, वंश ने सिर हिलाया। फिर अर्जन सिंह और बाकी लोगों को उस व्यक्ति के साथ एक ऑफिस की तरफ ले गया। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी और आदर से कहा, मुखिया ब्लैक टाइगर, कमांडर वंश और अन्य लोग आ गए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर आने दीजिए। अंदर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, प्लीज सभी अंदर आइए। उस व्यक्ति ने इशारा किया, फिर चुपचाप चला गया। चलो अंदर चलते हैं। वंश ने होंठ सिकोड़े, फिर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। इस विशाल और रोशनीदार कार्यालय में नंबर 1 और ब्लैक टाइगर, दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। नंबर 1 ब्लैक टाइगर, वंश ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्कार सर। नमस्कार ब्लैक टाइगर। अर्जन सिंह और बाकी लोग सीधे खड़े हुए और नंबर 1 व ब्लैक टाइगर को आदर से प्रणाम किया। हे सभी को नमस्कार। नंबर 1 ने मुस्कुराते हुए सोफे की ओर इशारा किया और कहा, पहले बैठ जाइए, सब खड़े मत रहिए। वंश, अर्जन सिंह और विवान श्रीवास्तव तो स्वाभाविक रूप से बैठ गए। यश राणा और बाकी लोग इतने घबराए हुए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था खड़े रहें या बैठें। सब लोग घबराओ मत, बैठ जाओ, नंबर 1 ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ महोदय,
यश राणा और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली, फिर बैठ गए। उनके नितंब बस किनारे को छू रहे थे, ठीक से बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नंबर 1 ने मुस्कुराते हुए वंश और उसके साथियों की ओर देखा और कहा, साथियों, आपने इस गुप्त मिशन में बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्र और जनता की ओर से मैं देश के प्रति आपके योगदान के लिए आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सर, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। हम सब भारत के योद्धा हैं और भारत के लिए कुछ कर पाना हमारे लिए सम्मान की बात है। अर्जन सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। हमारे देश को आप जैसे और सैनिकों की जरूरत है ताकि हमारा देश और भी मजबूत होता जाए। नंबर 1 ने भावुक होकर कहा, बाद में मैं स्वयं आपको सम्मान प्रदान करूंगा और आपको सर्वोच्च योग्यता से नवाजूंगा। धन्यवाद महोदय। अर्जन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी सभी ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। वंश ने हाथ हिलाते हुए व्यंग्य में कहा, नंबर 1, आप इन्हें सम्मान और पुरस्कार दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए। वंश का ये बेपरवाह रवैया और नंबर 1 की दयालुता को सीधे ठुकरा देना देखकर यश राणा और बाकी लोग इतने डर गए कि दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। भाई वंश तो कमाल का है, ये नंबर 1 से इतनी कैजुअली बात कैसे कर लेता है। और ऊपर से नंबर 1 बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। फिर थोड़ा सोचने पर सबको कुछ अंदाजा हो गया। वंश का बैकग्राउंड काफी पावरफुल होना चाहिए, वरना ऑस्टिन और रेक्स उसका इतना सम्मान नहीं करते। वंश की बातें सुनकर नंबर 1 बस मुस्कुराया और बोला, ठीक है वंश, हम आपकी राय का सम्मान करते हैं। हे धन्यवाद। वंश ने सिर हिला दिया। फिर नंबर 1 ने अर्जन सिंह की ओर देखकर कहा, अर्जन, इन्हें बगल वाले वेटिंग रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए ले जाऊं, मुझे वंश से कुछ बात करनी है। ठीक है नंबर 1। अर्जन सिंह ने सिर हिलाया और विवान श्रीवास्तव व बाकी लोगों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही सब चले गए, नंबर 1 ने वंश की तरफ देखा और कहा, वंश, लगता है हमने वाकई गलत व्यक्ति नहीं चुना। आप लोगों ने इस मिशन में बहुत अच्छा काम किया। आपको इस मिशन पर एनचाइनाई भेजना बिल्कुल सही फैसला था। हमने सिस्टम को नष्ट कर दिया। एनचाइनाई की क्या प्रतिक्रिया थी? वंश ने पूछा। नंबर 1 मुस्कुराया और बोला, आज सुबह 9 बजे चाइनीज लोगों ने हमारी परीक्षा ली और कुछ बेतुकी बातें गढ़ लीं। हालांकि इस तरह की बातों पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए भले ही वे इससे नाखुश हों, वे खुलकर कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका के बारे में क्या? वंश ने एक और सवाल पूछा। अमेरिका से आए उस बूढ़ी आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने निंदा व विरोध दर्ज कराया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। नंबर 1 की आंखों में ठंडी चमक कौंधी और उसने दबंग लहजे में कहा, और अगर वो कोई भी हरकत करने की हिम्मत करते हैं तो हम भारतीय उनसे डरते नहीं हैं। आखिरकार आज के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका अब अकेली महाशक्ति नहीं रह गया है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है। वंश चौंक गया, लेकिन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी हाँ, नंबर 1 सही है। आज भारत धीरे धीरे उठ चुका है और अब वह कभी भी दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहेगा। दरअसल ये बिल्कुल उनकी गुप्त दुनिया की तरह है। कभी कभी तमाम अहेयं के बाद आखिर में सब कुछ इस बात पर आ टिकता है कि किसकी मुट्ठी बड़ी है। अगर आपके पास मजबूत मुट्ठी और भरपूर ताकत है तो दूसरा आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके उलट कमजोर होना ही आक्रामकता को बढ़ावा देता है। ये एक शाश्वत सत्य है। प्रथम, ब्लैक टाइगर, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? अगर नहीं तो मैं अब जा रहा हूं। खैर, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, बाकी सब अब आप पर निर्भर है। वंश बोलते बोलते जम्हाई लेने लगा और उठकर जाने की तैयारी करने लगा। वंश, 1 मिनट रुको। ब्लैक टाइगर ने वंश को रोककर मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल आज हम आपसे किसी और विषय पर बात करना चाहते थे। क्या कुछ और है? वंश ने मुड़कर हैरानी से पूछा। क्या हुआ? ब्लैक टाइगर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वंश, इतने समय में तुम्हें जानने के बाद हम जानते हैं कि तुम बहुत पावरफुल हो। इसलिए नंबर 1 और मैं दोनों चाहते हैं कि तुम हमारी भारतीय यूनिट में मानद प्रशिक्षक के तौर पर काम कर सको और उन्हें कुछ सिखा सको। नंबर 1 मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, वंश, यही असली वजह है कि हमने तुम्हें यहां बुलाया है, एक प्रशिक्षक के रूप में। वंश ने एक पल रुककर पूछा, किस यूनिट के प्रशिक्षक? रॉ के? नहीं। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया और कहा, वंश, तुम्हारी ताकत को देखते हुए सिर्फ रॉ इंस्ट्रक्टर के रूप में रहना तुम्हारी प्रतिभा का दुरुपयोग होगा। अर्थ क्या है? वंश ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भारत के पास रॉ से भी ज्यादा पावरफुल कोई फोर्स हो? हाँ, यही सही है। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया, अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट ली और धीरे से कहा, वंश, सच कहूं तो हमारे देश में रहस्यमय रॉ यूनिट के अलावा रॉ से भी कहीं ज्यादा गुप्त और रहस्यमय एक और टीम है। इस टीम में कुल 500 सदस्य हैं और उनमें से हर एक स्पेशल फोर्स की फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ प्राचीन मार्शल आर्ट भी अभ्यास करता है। इसलिए इस टीम की युद्ध क्षमता सामान्य स्पेशल फोर्स से कहीं ज्यादा है और रॉ से भी ऊपर। क्या?
वंश चौंक गया। मतलब इस यूनिट के सारे सैनिक प्राचीन मार्शल आर्ट में माहिर स्पेशल फोर्स कमांडो हैं? हाँ। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो देखो, किसी देश की असली ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा अंसस होती है। मुझे पता है कि तुम्हारे मंदिर में एक स्वर्गीय दृष्टि सिस्टम है जो पूरी दुनिया से जानकारी जुटाकर विश्लेषण करता है। हो सकता है तुम्हारा स्काई आई कई देशों की गोपनीय जानकारी तक पहुंच सके, लेकिन कुछ ऐसे अहम दस्तावेज होते हैं जिन्हें हासिल करना तुम्हारे लिए भी बेहद मुश्किल होगा। ब्लैक टाइगर की बातें सुनकर वंश सच में स्तब्ध रह गया। वह इस बारे में बिल्कुल अनजान था और एलेना की स्काई आई के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रॉ से भी ज्यादा पावरफुल टीम होगी। लगता है भारत की सांस्कृतिक विरासत वाकई बहुत समृद्ध है। वंश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो इस टीम का नाम क्या है? छिपा हुआ ड्रैगन, ब्लैक टाइगर ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। छिपा हुआ ड्रैगन? हे! वंश मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने इस हिडन ड्रैगन टीम को सच में बहुत अच्छे से छिपा रखा है। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। हे, असल में ये तो नॉर्मल है। कौन सा देश है जिसकी कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं होती? जैसे अमेरिका की सुपर पावरफुल टीमें और आर्मर्ड वॉरियर्स, ये पाकिस्तान के स्पेशल कमांडो और शैडो एजेंट्स, और कुछ यूरोपीय देशों के जादूगर वगैरह। ये रहस्यमयी ताकतें दूसरे देशों की कटिंग एज पावर होती हैं। ये सिर्फ उपन्यासों और फिल्मों की कल्पना नहीं, बल्कि असल मौजूद सत्ताएं हैं। ब्लैक टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैक टाइगर, आपने जिन सुपर टीमों और आर्मर्ड योद्धाओं का जिक्र किया, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपने जिस छिपे हुए ड्रैगन का जिक्र किया उसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। वंश ने जवाब दिया, फिर उत्सुकता से पूछा, हिडन ड्रैगन टीम को उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीकें मिली कहाँ से? सीधी बात, यह हमें प्राचीन मार्शल आर्ट जगत ने दी। ब्लैक टाइगर ने बिना झिझक कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया इतनी मेहरबान हो जाएगी कि आपको तकनीकें दे दे? वंश ने आश्चर्य से ब्लैक टाइगर की ओर देखा। ब्लैक टाइगर, मुझे लगता है आपको भी पता है, प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में लोग अपनी तकनीकों को अपने जीवन से भी ज्यादा अहम मानते हैं। तो कोई भी संप्रदाय या परिवार अपनी साधना तकनीकें इतनी आसानी से शेयर करेगा, ये संभव नहीं लगता है ना? ब्लैक टाइगर खड़ा हुआ, हाथ पीठ के पीछे किए, और बोला, हमारे देश और प्राचीन मार्शल आर्ट जगत के प्राचीन गठबंधन के बीच एक आण अंधर संधि बनी हुई है। प्राचीन गठबंधन ने वादा किया कि वे मनमाने ढंग से नश्वर दुनिया में आकर आम लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देंगे, और वे हमारे योद्धाओं को सीखने के लिए कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट मैनुअल देने को भी तैयार होंगे। उनकी शर्त बस ये थी कि प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक सीखने वाले योद्धाओं की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा राज्य मनमाने ढंग से उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ओह, समझ गया। वंश ने अचानक समझ आने पर सिर हिलाया। उसे पहले से पता था कि भले देश और प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया ऊपर से एकजुट दिखती हो, अंदर ही अंदर उनके बीच टकराव चलता रहता है। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया सांसारिक दुनिया से अर्ध स्वतंत्र है और राज्य के सीधे नियंत्रण में नहीं रहती। राज्य ऐसी अनियंत्रित शक्ति को कैसे सहन करेगा? वह सोच रहा था कि ये दोनों इतने ठीक से कैसे चल रहे हैं, तो पता चला कि दोनों पक्षों ने कोई समझौता कर लिया था। इस नजरिए से सब समझ में आता है। ब्लैक टाइगर, आपने जो प्राचीन गठबंधन कहा वो है क्या? वंश ने उत्सुकता से पूछा। ब्लैक टाइगर मुड़ा, वंश की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, प्राचीन गठबंधन 5 प्राचीन मार्शल आर्ट घरानों द्वारा और दूसरे संप्रदायों के साथ मिलकर बनाया गया हितों का एक समुदाय है। इसका उद्देश्य प्राचीन मार्शल आर्ट जगत के विकास और स्थिरता को बनाए रखना है। और कहा जाता है कि इन 5 घरानों के लोगों में प्राचीन दिव्य प्राणियों का रक्त मौजूद है, नीले ड्रैगन का, सफेद बाघ का, काले कछुए का, लाल पक्षी का और फीनिक्स का। और ये दावे सच हैं या नहीं अब अनुसरण करना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, इन 5 घरानों की शक्ति और संसाधन अकल्पनीय हैं। ब्लैक टाइगर की बातें सुनकर वंश सच में हिल गया, मानो उसके सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा कोई प्राचीन गठबंधन भी होगा, और इन 5 घरानों में प्राचीन दिव्य प्राणियों की वंश रेखा। सच हो या न हो, जब कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो कुछ न कुछ आधार तो होगा ही। वंश को इंसिस्टर लताएं याद आ गई। जिस प्राचीन मार्शल आर्ट से उसने उसे बचाया था, वो सच में फीनिक्स से जुड़ी थी। अगर फीनिक्स वाला वंश सच में मौजूद है, तो क्या बाकी 4 घराने भी अपने अपने दिव्य प्राणियों से जुड़े होंगे? अगर ये सब सच हुआ, तो ये 5 घराने कितने डरावने होंगे। फिर देश ऐसी शक्ति के खिलाफ प्रिकॉशन कदम न ले, ये भी अजीब होगा। वंश ने हल्की आह भरी, फिर मुंह बनाकर बोला, ब्लैक टाइगर, जब हिडन ड्रैगन के पास प्राचीन गठबंधन की दी हुई तकनीकें हैं,
तो मुझे हिडन ड्रैगन का प्रशिक्षक बनाने की जरूरत क्यों? ब्लैक टाइगर ने आह भरकर कहा। वंश, अगर प्राचीन गठबंधन सच में देश की प्रतिभाएं विकसित करना चाहता तो हम तुम्हारे पास नहीं आते। हालांकि प्राचीन गठबंधन के भेजे हुए प्रशिक्षक पावरफुल तो थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में हमारे योद्धाओं को ट्रेन नहीं किया। इसलिए हिडन ड्रैगन की स्थापना के बाद से हिडन ड्रैगन टीम के अधिकांश योद्धा अर्जित क्षेत्र में ही रहे हैं और बहुत कम लोग जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश कर पाए हैं। वंश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ब्लैक टाइगर, लगता है प्राचीन गठबंधन भी राष्ट्रों से सतर्क रहता है। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया और फिर कहा, इसीलिए मैंने और नंबर 1 ने ये डिस्कस किया कि तुम्हें हिडन ड्रैगन का प्रशिक्षक बनाया जाए, ताकि तुम उन्हें कुछ चीजें सिखा सको और उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सको। अरे ब्लैक टाइगर, नंबर 1, मेरे पास हिडन ड्रैगन में प्रशिक्षक बनने का टाइम कहाँ है? मेरे पास करने को बहुत सारे काम हैं, इन चीजों से निपटने का टाइम नहीं है। वंश ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे वंश, ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हें हिडन ड्रैगन में रख ही देना है। हमारा मतलब बस इतना है कि तुम्हें उन्हें कभी कभार गाइड करना होगा, इतना ही काफी है। ब्लैक टाइगर हंसते हुए बोला। वंश ने सिर खुजाया और मन ही मन सोचा, अगर वो नहीं माना तो ये दोनों बूढ़ी आदमी उसे परेशान करते रहेंगे। तो उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं जाकर देख लेता हूं। वंश की सहमति देखकर नंबर 1 और ब्लैक टाइगर दोनों मुस्कुरा उठे। ब्लैक टाइगर जोश में बोला, वंश, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, चलो अभी चलते हैं। अब? हाँ, अभी इसी वक्त। ब्लैक टाइगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वैसे भी आज दोपहर तुम्हारे पास करने को कुछ खास नहीं है ना? ब्लैक टाइगर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे फंसा दिया है? वंश ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे वंश, क्या बोल रहा है? हम तुम्हें क्यों फंसाएंगे? नंबर 1 ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, तुम देश के लिए काम करो और देश स्वाभाविक रूप से तुम्हारे बारे में सोचेगा। आगे चलकर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो ब्लैक टाइगर और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है नंबर 1, जब आपने इतना कह दिया है तो मैं मान गया। वंश ने अंगड़ाई ली और कहा, ब्लैक टाइगर, चलिए चलते हैं। अच्छा। नंबर 1 को नमस्कार करने के बाद ब्लैक टाइगर वंश के साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। ऑफिस के बाहर पहुंचते ही वंश ने अर्जन सिंह और विवान श्रीवास्तव को बातें करते देखा। भाई वंश, ब्लैक टाइगर। वंश और ब्लैक टाइगर को बाहर आते देख दोनों ने तुरंत अभिवादन किया। अर्जन, मैं अभी ब्लैक टाइगर के साथ हिडन ड्रैगन बेस जा रहा हूं, तुम लोग भी आ रहे हो? वंश ने अर्जन सिंह और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए पूछा। हिडन ड्रैगन बेस की ओर? वंश की बात सुनते ही अर्जन सिंह और विवान श्रीवास्तव के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी मुस्कान गायब हो गई। अर्जन सिंह ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बॉस, आप हिडन ड्रैगन बेस में क्या करने जा रहे हैं? वंश ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, नंबर 1 और ब्लैक टाइगर मुझे हिडन ड्रैगन का प्रशिक्षक बनाने पर अड़े हैं, इसलिए जाकर देखता हूं। हम हिडन ड्रैगन वाले तो हद से ज्यादा घमंडी हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं। मुझे तो उनसे डील करना बिल्कुल पसंद नहीं। विवान श्रीवास्तव ने नाराजगी में कहा। बिल्कुल, हिडन ड्रैगन वाले हर जगह चिल्लाते रहते हैं कि भारत को बस हिडन ड्रैगन की जरूरत है और हमारी रॉ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है, यश राणा ने झुंझलाकर कहा। वंश ने भौहें चढ़ाकर ब्लैक टाइगर की ओर देखा। ब्लैक टाइगर, क्या सच में ऐसा है? ब्लैक टाइगर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। वंश, हिडन ड्रैगन के सदस्य बाकी यूनिट से ज्यादा पावरफुल हैं, तो थोड़ा घमंड आ जाना स्वाभाविक है। मैं देखना चाहूंगा कि उन्हें इतना घमंडी होने और मेरे भाइयों को नीचा दिखाने का हक किसने दिया? वंश ने व्यंग्य में कहा। भाइयों, आज तुम सब मेरे साथ चलोगे, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। अच्छा। विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने जोश में सिर हिला दिया। भाई वंश, सामने हो, फिर भी क्या हिडन ड्रैगन वाले इतना घमंडी रह पाएंगे? ब्लैक टाइगर ने थोड़ी चिंता भरी नजर से वंश को देखा। वंश, तुम उन्हें सबक सिखाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? नहीं, मैं बस एक बार देखने जा रहा हूं, वंश ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, अगर कोई मुझसे उलझेगा तो फिर वो अलग बात है। ये सुनकर ब्लैक टाइगर अवाक रह गया। आखिर में ये बच्चा सबक सिखाने ही तो जा रहा है, वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि उधर वाले लोग अपनी हद में रहें। इसके बाद वंश और उसका ग्रुप 3 सैन्य गाड़ियों में बैठकर साउथ ब्लॉक से निकल पड़ा और हिडन ड्रैगन बेस की ओर चल दिया। कार करीब 2 घंटे चली, फिर अंदिल्लीन के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर पहुंची। इलाका लहरदार पहाड़ों से घिरा था, आसपास हरियाली, कुछ झाड़ियां और अनजान फूल पत्तियां। ये सोच पाना भी मुश्किल था कि हिडन ड्रैगन बेस सच में यहीं होगा। अगर कोई आम आदमी इधर से गुजर जाए तो शायद इसे बस एक टूरिस्ट स्पॉट ही समझे। सड़क किनारे कार खड़ी करने के बाद
वंश और उसके साथी ब्लैक टाइगर के पीछे पीछे दो पहाड़ों के बीच एक छोटे रास्ते से चल पड़े। कई मोड़ के बाद वे पहाड़ की ढलान में तराशे गए एक अंधेरे रास्ते से गुजरे। उस गलियारे के पार निकलते ही जगह अचानक खुल गई। अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और उन पहाड़ों पर कुछ अत्याधुनिक उपकरण भी लगे थे, शायद ताकि कोई इस इलाके की खुफिया जानकारी इकट्ठा न कर सके। दोपहर के करीब 2 या 3 बजे थे और ट्रेनिंग ग्राउंड छलावरण वर्दी पहने सैनिकों से भरा था जो लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। कुछ लोग अकेले अभ्यास कर रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। उनकी मार्शल आर्ट की चालें देखकर लगता था कि वे प्राचीन मार्शल आर्ट की कुछ बेसिक क्रियाएं ही थीं। थोड़ी देर देखने के बाद वंश ने सिर हिला दिया, उसकी रुचि खत्म हो गई। ये लोग कुछ दांवपेच तो आजमा रहे हैं, लेकिन इसमें दिखावा ज्यादा है। अगर इनका सामना किसी असली प्राचीन उस्ताद से हो जाए तो ये बुरी तरह हारेंगे। वंश, चलो उधर चलते हैं, ब्लैक टाइगर ने कहा, और वंश व उसके साथियों को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले गया। जब ब्लैक टाइगर दिखाई दिए तो हिडन ड्रैगन के सैनिकों ने आदर से उनका अभिवादन किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन सिंह और विवान श्रीवास्तव को देखा, बहुतों की आंखों में तिरस्कार चमक उठा और वे आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये रॉके कायर और डरपोक लोग नहीं हैं? ये यहाँ क्या करने आए हैं? क्या ये फिर से हमारी तकनीकें चुराने आए हैं? अरे, ये कुछ दांव सीख भी ले तो क्या ये फिर भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे? ये ताने सुनकर विवान श्रीवास्तव, यश राणा और बाकी लोगों की मुट्ठियां भींच गईं और वे तुरंत भड़क उठे। अर्जुन सिंह ने भौहें चाड़कर धीमे से कहा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बोलने दो, बोलने दो। विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और हिडन ड्रैगन वालों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचे, छलावरण वाली कॉम्बैट ड्रेस में एक आदमी दौड़कर उनके पास आया। वो करीब 6 फीट से भी लंबा था, सांवली त्वचा, हट्टा कट्टा शरीर और उम्र करीब 30 साल। ये और कोई नहीं, हिडन ड्रैगन का इंस्ट्रक्टर पंकज शेखावती था। पंकज शेखावत दौड़कर ब्लैक टाइगर के पास पहुंचा और आदर से पूछा, ब्लैक टाइगर, क्या आज हमें कोई काम सौंपा गया है? हे पंकज, आज मैं तुम्हें काम सौंपने नहीं आया, बल्कि कुछ और बताने आया हूं। ब्लैक टाइगर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबको बुलाओ और यहां इकट्ठा करो। पंकज शेखावत ने वंश, अर्जुन सिंह और बाकी लोगों को हैरानी से देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है ब्लैक टाइगर, कृपया कुछ सेकंड इंतजार करें। इतना कहकर पंकज शेखावत ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़ा हो गया और उसने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी हिडन ड्रैगन योद्धाओं ने तुरंत ट्रेनिंग रोक दी और दौड़ पड़े। महज कुछ ही सेकंड में सब लोग इकट्ठा हो गए और कतार में लग गए। सब कुछ सुव्यवस्थित और बेहद अनुशासित था। ट्रेनिंग ग्राउंड के केंद्र में कम से कम 400 लोगों का एक विशाल समूह खड़ा था। कुछ सैनिक मिशन पर भेजे गए थे, इसलिए सब मौजूद नहीं थे। पंकज शेखावत ने सब पर नजर दौड़ाई, फिर ऊंची आवाज में कहा, मैंने आप सबको यहां इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि ब्लैक टाइगर आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। तो सब चुपचाप सुनो, फुसफुसाना नहीं, हिलना डुलना नहीं, समझे? हाँ, सभी हिडन ड्रैगन योद्धाओं ने एक सुर में जवाब दिया। फिर पंकज शेखावत ने ब्लैक टाइगर से कहा, ब्लैक टाइगर, कुल 482 लोग उपस्थित हैं और सब आ चुके हैं। अच्छा। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर जोर से कहा, मेरे हिडन ड्रैगन योद्धाओं, मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रशिक्षक लेकर आया हूं। ये प्राचीन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में आपका मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप लोग शक्ति के ऊंचे स्तर तक पहुंच सकें। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूरे मैदान में हलचल मच गई। एक प्रशिक्षक, ये क्या हो रहा है? क्या इंस्ट्रक्टर पंकज और इंस्ट्रक्टर वर्मा हमें ठीक से नहीं सिखा रहे? एक और प्रशिक्षक क्यों? प्रशिक्षक कहाँ है? दिख तो नहीं रहा। या ब्लैक टाइगर जिन प्रशिक्षकों की बात कर रहे हैं वो रॉ के ये निकम्मे और डरपोक लोग हो सकते हैं। इस वक्त हिडन ड्रैगन के कई योद्धा वंश, अर्जुन सिंह और बाकी लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। क्योंकि वे वंश को नहीं जानते थे, इसलिए बहुतों ने मान लिया कि वह भी रॉ का ही सदस्य है। ब्लैक टाइगर, आप जिस प्रशिक्षक की बात कर रहे हैं वो कौन है? पंकज शेखावत ने हैरानी से पूछा। आज मैं जिस प्रशिक्षक से आप सबको मिलवा रहा हूं वो यही हैं। ब्लैक टाइगर ने वंश की ओर इशारा करके कहा, इनका नाम वंश है। इनके मार्गदर्शन में तुम्हारी ताकत में तेजी से सुधार होगा। स्विश स्विश स्विश। पल भर में वहां मौजूद सभी हिडन ड्रैगन योद्धाओं की नजरें वंश पर टिक गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वंश को देखा, सबके चेहरों पर शक आ गया, क्योंकि वंश बहुत छोटा दिखता था और कई उम्र में बड़े दिखने वाले लोग उससे ज्यादा परिपक्व लग रहे थे। ऊपर से वंश की उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 या 25 के आसपास लगती थी, जो यहां मौजूद बहुत लोगों के बराबर ही थी। हिडन ड्रैगन के इन एलीट योद्धाओं के लिए
इतनी कम उम्र के लड़के को अपना प्रशिक्षक मानना बिल्कुल अस्वीकार्य था। फिर ब्लैक टाइगर ने वंश की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, वंश, ये हमारे हिडन ड्रैगन के एलीट योद्धा हैं। इनकी ताकत और साधना को लेकर तुम्हारा क्या मानना है? क्या सच बताऊं? वंश ने पूछा। हाँ, सच ही बताओ। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया। वंश ने सब पर एक नज़र डाली, थोड़ा सोचा और बोला, मैंने इनकी ट्रेनिंग देखी है, दिखावटी दांवपेच बहुत हैं। देखने में अच्छे लगते हैं, पर असली लड़ाई में कितना काम आएंगे कहना मुश्किल है। एक लाइन में कहूं तो ये सुंदर लेकिन बेकार कड़ाई वाला तकिया है। देखने में अच्छा, पर बेकार। ये शब्द निकलते ही वहां मौजूद हिडन ड्रैगन योद्धा भड़क गए। वे भारत के सबसे ताकतवर और एलीट योद्धा माने जाते थे। हमेशा उनकी तारीफ होती थी और किसी ने उन्हें आज तक ऐसे नहीं बोला था। अरे बदतमीज, तुम्हें हमें जज करने का हक किसने दिया? तुमने कैसे कह दिया कि हम सिर्फ दिखावा हैं? आज देखते हैं तुझ में कितना दम है। काली बनियान पहने, करीब 6 फीट 3 इंच से भी लंबा, ताकतवर शरीर वाला एक आदमी गुस्से में वंश पर चिल्लाया। बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी बातें बंद कर। अगर तू मर्द है तो आ, हमारे साथ स्पेयर कर। मैं गारंटी देता हूं हम में से कोई भी तुझे बुरी तरह पीट सकता है। सांवले रंग के छोटे बालों वाले एक आदमी ने मजाक उड़ाया। हिडन ड्रैगन के ये योद्धा असल में जोशीले, गर्म खून वाले युवाओं का झुंड थे। कोई उन्हें नीचा दिखाए तो भड़कना स्वाभाविक था। अर्जन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने बेबस होकर सिर हिला दिया। ये लोग वाकई निडर हैं। क्या सच में भाई वंश से भिड़ने का सोच रहे हैं? अगर इन्होंने खुले समुद्र में वंश को नंगे हाथों से मिसाइल रोकते देखा होता तो अभी इनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। इस बीच पंकज शेखावत भी नाखुश था। वंश का आकलन हिडन ड्रैगन के इंस्ट्रक्टर के लिए सीधा तमाचा था। वह आगे आया, वंश को तिरस्कार से देखा और बोला, श्रीमान वंश, आपकी हद हो गई। आप कह रहे हैं कि हमारे सैनिक बस दिखावा करते हैं? वाह, आप तो बड़े भारी आदमी निकले। मेरी क्षमता तो बस औसत है, वंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन कम से कम तुम लोगों से तो बेहतर हूं। छी! ये सुनकर कई हिडन ड्रैगन योद्धा जोर से हंस पड़े। उनकी नज़र में वंश बस मजाक था। उसकी बातों पर तो उन्हें विराम चिन्ह तक पर भरोसा नहीं हुआ। पंकज शेखावत ने मुस्कुराकर कहा, श्रीमान वंश, लगता है आपको अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा है। कैसा रहेगा आप यहां से किसी को भी चुन लो और मुकाबला कर लो। बहुत अच्छा नहीं। वंश ने सिर हिला दिया। क्या हुआ, डर गए? मार खाने से डर लग रहा है? पंकज शेखावत ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, तुम ब्लैक टाइगर के लाए हुए हो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दया दिखाएंगे। वंश ने बेबसी से सिर हिलाया। इंस्ट्रक्टर पंकज, मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने हाथ चला दिया तो मैं इन्हें चोट पहुंचा दूंगा। आखिर ये भारत के एलीट योद्धा हैं। अगर इन्हें चोट लग गई तो बुरा हो जाएगा। वंश ने जानबूझकर एलीट शब्द पर जोर दिया और इससे हिडन ड्रैगन वाले पूरी तरह भड़क उठे। अरे बदतमीज, मैं देखता हूं तू मुझे कैसे चोट पहुंचाता है। काली तंग बनियान वाला वही हट्टा कट्टा आदमी दहाड़ा और सीधे वंश की ओर दौड़ पड़ा। क्लैंग क्लैंग। वो इतना भारी था कि उसके दौड़ने से जमीन तक कांप उठी। चट्टान, बेवकूफी मत कर। पंकज शेखावत ने उस पर चिल्लाते हुए ब्लैक टाइगर की ओर मुड़कर कहा, ब्लैक टाइगर चट्टान बहुत ताकतवर है। श्रीमान वंश से कहिए भाग जाएं, वरना इन्हें चोट लग सकती है। ब्लैक टाइगर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पंकज, इतनी जल्दी मत बोलो, पहले देखते हैं। ये पंकज शेखावत एक पल रुका, फिर चुप हो गया। जब ब्लैक टाइगर ने ही मौन मंजूरी दे दी तो अब वंश पिटे या नहीं ये उसकी चिंता का विषय नहीं रहा। वैसे भी वह वंश से बहुत नाखुश था। ये आदमी आते ही बोल रहा है कि सब दिखावा है, तो अब चट्टान इसे सबक सिखाएगा, यही सही है। इसलिए वह मुड़ा और चिल्लाया, चट्टान, मारना लेकिन बीच में रुक जाना। श्रीमान वंश को चोट मत लगने देना। लेकिन चट्टान अब इतना गुस्से में था कि उसने पंकज शेखावत की बात सुनी ही नहीं। कुछ ही पलों में वह छोटे टैंक की तरह वंश पर टूट पड़ा। अरे बदतमीज, ये ले। चट्टान दहाड़ा और अपनी मुट्ठी जो बड़े बर्तन जितनी थी सीधे वंश के चेहरे पर दे मारी। धमाका मुक्का इतना जोरदार था कि हवा तक कांप गई। इतना तेज, इतना भारी ये वंश को लग जाता तो नाक चकनाचूर हो जाती। हिमालय संप्रदाय की झेन शान मुट्ठी में दांव अच्छे हैं, ताकत भी है, लेकिन स्पीड बहुत धीमी है। वंश वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराया और कमेंट किया, फिर आराम से अपना बायां हाथ उठाया और झटके से चट्टान की मुट्ठी पकड़ ली। क्या? चट्टान वहीं सन्न रह गया। ये क्या हुआ? मैं तो इसके चेहरे पर पंच मारने ही वाला था, इसने पल भर में रोक कैसे दिया? इसने हाथ का उठाया। वहां मौजूद बाकी हिडन ड्रैगन योद्धा भी चौंक गए। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? इस बच्चे ने सच में चट्टान की मुट्ठी पकड़ ली? चट्टान की गलती होगी, नहीं तो ये कैसे पकड़ पाता? बिल्कुल, चट्टान का मुक्का तो रेत की बोरी भी फाड़ दे समझे। जब सब यह फुसफुसा ही रहे थे तभी चट्टान दहाड़ा और उसने अपनी पूरी ताकत छठे स्तर तक बढ़ा दी। फिर उसने दोनों मुट्ठियां निकालीं और वंश पर लगातार बरसाने लगा।
बूम 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 बूम। भयंकर ताकत और बिजली जैसी चाल, चारों तरफ काली मुट्ठियों की बरसात। लेकिन वंश वहीं स्थिर खड़ा रहा, बस अपने बाएं दाएं हाथ बार बार ऊपर उठाता रहा। चट्टान जितना भी तेज हो, वंश हर बार उससे एक कदम आगे था और हर पंच को आराम से पकड़ लेता था। इतनी ताकत में भी क्या इसे एलीट कहा जाएगा? वंश ने व्यंग्य में मुस्कुराकर कहा, फिर चट्टान के वार को रोकते हुए अपना हाथ उठाया और तुरंत अपने दाहिने मुक्के से जोरदार प्रहार कर दिया। रोशनी की चमक जैसी गति। धप, एक दबी हुई आवाज आई। वंश का मुक्का सीधे चट्टान के पेट में लगा। वूश, चट्टान तोप के गोले की तरह हवा में उड़ा 5-6 मीटर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। वंश का पंच इतना तेज था कि हिडन ड्रैगन के कई योद्धा उसे ठीक से देख ही नहीं पाए। उन्हें समझ आता उससे पहले ही चट्टान जमीन पर पड़ा था। सभी हिडन ड्रैगन योद्धा हक्के बक्के रह गए। कई लोगों ने आंखें मल ली, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो। हे भगवान, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? इसने सच में एक ही पंच में चट्टान को उड़ा दिया। हिडन ड्रैगन के एक योद्धा के मुंह से बेकार सी बात निकल गई। लगता है चट्टान ने इसे कमांक लिया, ये लड़का काबिल है, एक दूसरे ने कहा। बाकी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सबको लगा कि चट्टान ने दुश्मन को हल्का समझ लिया था। लेकिन पंकज शेखावत वंश को ध्यान से देख रहा था। आंखें घूम रही थीं। वह सोच रहा था कि क्या चट्टान ने सच में कम आंका था, क्योंकि वंश ने कब पंच मारा यह उसे भी पता नहीं चला। इधर विवान श्रीवास्तव और यश राणा दोनों हंस पड़े। पहले जब भी उनका सामना हिडन ड्रैगन से होता, उन्हें हमेशा अपमान झेलना पड़ता। आज वंश को चट्टान को उड़ाते देख उन्हें जबरदस्त राहत मिली। इसी वक्त चट्टान के पेट में तेज मरोड़ उठी और उसने कई घूंट पित्त की उल्टी कर दी। चट्टान घबराकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और आंखों में डर लिए वंश को देखने लगा। वंश ने पंच कैसे मारा उसे दिखा तक नहीं, फिर भी वह हवा में उड़ गया था। लेकिन इतने लोगों के सामने वह हार मान नहीं सकता था। उसका खून खौल उठा। वह दहाड़ा, अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा इकट्ठा की और फिर से वंश की ओर दौड़ पड़ा। पहाड़ हिला देने वाली मुट्ठी। वह चिल्लाया और वंश पर जोरदार मुक्का दे मारा। पहाड़ जैसी ताकत लिए हुआ पंच वंश की ओर झपटा। लंबे अभ्यास के कारण उसके हाथों पर मोटी कठोर त्वचा थी। हड्डियां स्टील जैसी सख्त थीं और उसका अंदाज बेहद दबंग था। एक ही पंच से असाधारण ताकत निकल रही थी। लेकिन वंश ने न चकमा दिया, न बचाव किया, उल्टा उसी पंच के जवाब में अपना पंच मार दिया। धप, दोनों मुट्ठियां टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। चट्टान चीख उठा और फिर से दूर जा गिरा। जमीन पर कई बार लुढ़का। जब चट्टान दूसरी बार उड़कर गिरा तो पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड सन्नाटे में डूब गया। सब लोग वंश को खाली निगाहों से घूर रहे थे। कोई बोल ही नहीं पा रहा था। पहले उन्हें लगा था कि चट्टान ने वंश को हल्का समझ लिया, पर अब साफ था कि बात उल्टी है। वंश वाकई बहुत पावरफुल था। चट्टान जमीन से उठा और पसीने से तरबतर वंश को भय से देखने लगा। उसने अपना कांपता दाहिना हाथ हिलाया, पर हाथ सुन्न था। वह टूट चुका था। तुम कौन हो? तुम कौन सी मार्शल आर्ट चला रहे हो? चट्टान कांपते हुए वंश की ओर देखने लगा। वंश ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस पर फूंक मारी। उस पर एक भी लाल निशान नहीं था, एकदम सही सलामत। ब्लैक टाइगर ने कहा नहीं था कि मैं तुम्हारा प्रशिक्षक हूं? वंश ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, और मैं जो मुट्ठी चला रहा हूं वही है जो तुम चला रहे थे, पहाड़ हिला देने वाली मुट्ठी। बस फर्क इतना है कि तुम्हारी मुट्ठी मेरी मुट्ठी जितनी मजबूत नहीं है। चट्टान ने दांत पीसकर कर्कश आवाज में कहा, श्रीमान वंश, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हार गया। इतना कहकर वह मुड़ा और कतार में वापस चला गया। वंश ने पीछे मुड़कर बाकी हिडन ड्रैगन योद्धाओं पर नजर डाली और ऊंची आवाज में कहा, जो किसी को भी यकीन नहीं है आकर मुझसे मुकाबला कर ले। इस वक्त सभी हिडन ड्रैगन योद्धा एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। बचने का कोई तरीका नहीं था। वंश का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। 2 पंच में चट्टान गिर गया था, तो वंश की असली सीमा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। श्रीमान वंश, क्या मैं आपके साथ एक दोस्ताना मुकाबला कर सकता हूं? उसी पल पंकज शेखावत आगे बढ़ा। उसकी नजरें वंश पर जमी थीं और भीतर एक प्रबल लड़ाकू भावना जाग चुकी थी। रहने दो इंस्ट्रक्टर पंकज, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वंश ने सिर हिलाया। वह आज यहां लड़ने नहीं आया था, बस नंबर 1 और ब्लैक टाइगर को खुश करने आया था। उसे सच में उनका प्रशिक्षक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, चाहे वह सिखाना चाहे, ये सीख नहीं पाएंगे। क्या हुआ श्रीमान वंश, डर गए? पंकज शेखावत ने मुस्कुराकर पूछा। मैं डरता नहीं, वंश ने कंधे उचकाकर कहा। मेरे हिसाब से जब 2 लोग बराबरी की ताकत के हों तभी उसे दोस्ताना मुकाबला कहते हैं, और जब ताकत में बहुत ज्यादा फर्क हो तो वो दोस्ताना नहीं, दादागिरी होती है। तुम मुझसे कम से कम 10 साल बड़े हो और ये सब तुम्हारे छात्रों के सामने हो रहा है। अगर मैं तुम्हें दबा दूं तो तुम्हारी बेइज्जती भी होगी, है ना? क्या कहा? ये सुनते ही पंकज शेखावत भड़क गया और हंसते हुए बोला, श्रीमान वंश,
ये मत समझिए कि मेरे एक छात्र को हरा देने से आप मुझे भी हरा लेंगे। मुझे हिडन ड्रैगन का इंस्ट्रक्टर बनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि मेरी ताकत जबरदस्त है। ब्लैक टाइगर ने आंखें सिकोड़कर मन ही मन सोचा, वंश अभी भी पहले जैसा ही अकड़ू है, लेकिन वह अकड़ू है क्योंकि उसके पास अकड़ने का अधिकार है। ब्लैक टाइगर पहले भी वंश से भिड़ चुका था, भले एक ही दांव में, पर उतना काफी था। उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वह वंश को हरा पाएगा। विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग ऐसे बिना नहीं रह सके। भाई वंश तो पंकज को पागल कर रहा है। श्रीमान वंश, आज हम मुकाबला करेंगे या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आप हिडन ड्रैगन इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो पहले आपको मेरी स्वीकृति लेनी होगी। पंकज शेखावत ने घूर कर देखा, फिर हाथ हिलाया, सब लोग पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा न हो कि बाद में गलती से तुम्हें चोट लग जाए। पलक झपकते ही हिडन ड्रैगन के सभी सदस्य कुछ कदम पीछे हट गए और बीच में एक बड़ा घेरा बन गया। ब्लैक टाइगर और अर्जन सिंह भी कुछ कदम पीछे हट गए। वंश बिना किसी नखरे के हाथ जेब में डाले वहीं खड़ा रहा और पंकज शेखावत को हल्की मुस्कान से देखता रहा। वंश की ये खुली उपेक्षा देखकर पंकज शेखावत का गुस्सा और भड़क उठा। वज्र मुष्टि, बिजली और गरज। पंकज शेखावत ने मुट्ठी भींचकर दहाड़ मारी और उसके हाथों में हल्के बैंगनी रंग की वास्तविक ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। एक जोरदार छलांग के साथ वह बिजली की गति से वंश पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही वह वंश के सामने पहुंच गया। धमाका! एक ही मुक्के से हवा में गर्जना जैसी आवाज गूंज उठी। वंश ने हल्की मुस्कान दी। पहले वाले चट्टान के मुकाबले पंकज वाकई ज्यादा ताकतवर था। वह हिडन ड्रैगन का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए पूरी तरह योग्य था, लेकिन वंश के लिए वो पंच काफी नहीं था। जैसे ही पंकज की मुट्ठी उसकी ओर आई, वंश ने बस सिर झुकाकर उसे बचा लिया। वाह, आपका रिएक्शन टाइम तो वाकई तेज है, पंकज ने व्यंग किया और फिर वंश के जबड़े पर दूसरा पंच दे मारा। धमाका! पंच बिजली जैसी चाल और दबंग ताकत के साथ नीचे आया। उफ, बहुत धीमा। वंश ने हल्की सी आ भरी, फिर पीछे झुक गया और पंच उसके पास से निकल गया। वंश ने दूसरी बार भी आराम से बचाव कर लिया। पंकज ने वंश को फिर बचते देखा तो उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई। उसने अपना दाहिना पैर झटका, बैंगनी वास्तविक ऊर्जा का तेज प्रवाह हवा को चीरता हुआ नीचे की ओर गिरा। अगर वो लात लग जाती तो कई पसलियां टूट जाती। वूश! लेकिन जैसे ही पंकज का पैर जमीन पर जोर से पड़ा, वंश ने अपने बाएं पैर से जमीन को हल्का सा छुआ, शरीर को पलटा और हवा में उछल गया। फिर कमर पेट का जोर लगाकर उसने शरीर एक तरफ मोड़ा और होश के साथ बड़ी सफाई से उस लात से बच गया। पंकज का संतुलन बिगड़ गया। वह अपनी गति पर कंट्रोल खो बैठा और कुछ कदम लड़खड़ाया। इस बीच वंश के पैर जमीन पर उतर चुके थे और उसकी पोजीशन में रत्ती भर बदलाव नहीं आया था। वह शुरू से आखिर तक 1 इंच भी नहीं हिला। वंश की हर हरकत, चकमा, उछलना, उतरना, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। पंकज अचानक मुड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे लग रहा था कि वंश उसके साथ खेल रहा है, ढंग से लड़ ही नहीं रहा। अरे बदतमीज, हिम्मत है तो छुप छुप कर मत खेल। पंकज दहाड़ा और फिर से वंश पर झपटा। भयानक गर्जना। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने दाहिनी मुट्ठी भींची, बिजली सी ऊर्जा इकट्ठा की और वंश की छाती पर विनाशकारी पंच मारा। धमाका! वो पंच सचमुच पहाड़ की दहाड़ और बिजली की कड़क जैसा था। जैसे ही पंच वंश को लगने वाला था, वूश! एक सरसराहट की आवाज आई। खेल खत्म। वंश की आकृति उसी जगह से गायब हो गई, बस दूर से आती हुई उसकी आवाज सुनाई दी। और जब वंश दोबारा दिखा तो वह पंकज के सामने खड़ा था। ये पंकज झटका में चिल्लाया, पर प्रतिक्रिया देने से पहले ही वंश ने उसके सीने पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। धप! धीमी सी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी। पंकज का शरीर टूटी पतंग की तरह पीछे उड़ गया। वह 6 या 7 मीटर दूर जा गिरा, जमीन पर जोर से टकराया, कई बार लुढ़का और फिर पीठ के बल जाकर रुक गया। पल भर में ट्रेनिंग ग्राउंड में फिर सन्नाटा छा गया। सभी हिडन ड्रैगन योद्धा वंश को ऐसे घूर रहे थे जैसे भूत देख लिया हो। इतना पावरफुल इंस्ट्रक्टर इस लड़के के एक ही वार में गिर गया। यहां तक कि हिडन ड्रैगन का सबसे ताकतवर इंस्ट्रक्टर वर्मा भी पंकज को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। क्या ये लड़का इंस्ट्रक्टर वर्मा से भी ऊपर है? इस समय पंकज जमीन पर पीठ के बल पड़ा, नीले आसमान और सफेद बादलों को खाली निगाहों से देख रहा था, दिमाग सुन्न। अभी हुआ क्या? वह उस लड़के की गति को छू तक नहीं पाया और एक ही वार में गिर गया। अगर इस लड़के के हाथ में चाकू होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। और सबसे डरावनी बात, उसे साफ महसूस हुआ कि वंश ने बिल्कुल भी पूरा जोर नहीं लगाया था। अगर वंश सच में पूरी ताकत लगा देता तो उसके अंदरूनी अंग चकनाचूर हो सकते थे। पंकज ने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और फिर उठकर खड़ा हो गया। जो पंकज कुछ पल पहले तक अहंकारी था, अब वही वंश को गहरी श्रद्धा से देख रहा था। श्रीमान वंश, आपने अभी किस तरह की हथेली की तकनीक का प्रयोग किया? वो इतनी पावरफुल कैसे थी? इस समय पंकज शेखावत एक प्राइमरी स्कूल के छात्र की तरह विनम्र थे। उनमें जरा भी अहंकार नहीं बचा था और उन्होंने संबोधित करने के लिए औपचारिक
आपका भी इस्तेमाल किया। आह! वंश चौंक गया, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, मैंने कोई हथेली की तकनीक नहीं चलाई। मैंने तो बस ऐसे ही लापरवाही में थपथपा दिया था। पंकज शेखावत और वहां मौजूद सभी हिडन ड्रैगन योद्धा तुरंत सन्न रह गए। वंश के उस साधारण से थप्पड़ में इतनी ताकत थी। अगर वो साधारण न होता तो क्या होता? क्या लोग धूल में नहीं बदल जाते? पंकज शेखावत ने गहरी सांस ली और कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान वंश, अब मैं समझ गया। प्राचीन मार्शल आर्ट के बारे में आपकी समझ हम हिडन ड्रैगन योद्धाओं से कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ब्लैक टाइगर ने आपको हिडन ड्रैगन का प्रशिक्षक नियुक्त किया। आपकी ताकत के साथ आप आसानी से हिडन ड्रैगन के मुख्य प्रशिक्षक बन सकते हैं। लगता है मुझे पंकज शेखावत को हिडन ड्रैगन में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फुफकार। पंकज शेखावत की बातें सुनकर वहां मौजूद हिडन ड्रैगन योद्धा सदमे से हाँफ उठे। वे पहले सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वंश सच में इंस्ट्रक्टर वर्मा से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। इंस्ट्रक्टर वर्मा प्राचीन मार्शल आर्ट जगत के एक महापुरुष माने जाते हैं। ठीक है। सब लोग हैरानी से ब्लैक टाइगर को देखने लगे, सोचते हुए कि ब्लैक टाइगर को ऐसा राक्षस कहां से मिला। एक पल के लिए वहां मौजूद हिडन ड्रैगन टीम के 400 से ज्यादा सदस्यों ने वंश को विस्मय और प्रशंसा से भरी निगाहों से देखा। वे हिडन ड्रैगन योद्धा हैं और वे ताकतवर की पूजा करते हैं। अब वंश ने उन्हें पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया था। वंश ने हल्की मुस्कान बिखेरी, एक कदम आगे बढ़ा, पंकज शेखावत की ओर देखा और धीरे से बोला, इंस्ट्रक्टर पंकज, अर्जित क्षेत्र के अंतिम चरण में आपकी ताकत वाकई काफी जबरदस्त है। आपको हिडन ड्रैगन में प्रशिक्षक के पद से इस्तीफा देने जैसी बात करके खुद को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। आपकी क्षमता के हिसाब से इन्हें प्रशिक्षित करना ही काफी है। पंकज शेखावत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान वंश, मेरी क्षमता आपकी क्षमता के सामने कुछ भी नहीं। अभी की तरह चाहे मैं आप पर कितना भी हमला करूं, मैं आपके सिर का एक बाल तक नहीं छू सकता। लेकिन एक बार आप हमला करें तो मेरे पास खुद का बचाव करने का बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। हे, इंस्ट्रक्टर पंकज, सीधी बात कहूं तो ये बस गति का खेल है। आपने जिस थंडर क्लैप फिस्ट में महारत हासिल की है, उसे विंड एंड थंडर पवेलियन की सबसे उन्नत मार्शल आर्ट तकनीकों में से एक माना जाता है। लेकिन आप थंडर क्लैप फिस्ट की आधी ताकत भी नहीं निकाल पा रहे। कभी सोचा है क्यों? वंश ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। क्यों? पंकज शेखावत ने सहज भाव से पूछा, फिर आदर से बोला, कृपया मुझे इस विषय पर जानकारी दीजिए श्रीमान वंश। वंश, तुम उसे क्यों नहीं सिखाते? वो हिडन ड्रैगन के लिए एक बेहतरीन प्रशिक्षक है और वो सच में अपने योद्धाओं को ट्रेन करना चाहता है। इसी क्षण ब्लैक टाइगर ने भी पंकज शेखावत के पक्ष में कहा। ये सुनकर वंश समझ गया, पंकज शेखावत शायद प्राचीन मार्शल आर्ट जगत से नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे सिखाना ठीक रहेगा। इसलिए वंश ने कहा, इंस्ट्रक्टर पंकज, ऐसा करते हैं हम दोनों एक ही समय में थंडर क्लैप फिस्ट की थंडरस माइट चाल चलें। मैं तुम्हारी कमियां बता दूंगा। मेहरबानी। पंकज शेखावत चौंक गया और आश्चर्य से बोला, श्रीमान वंश, क्या आप भी थंडर क्लैप फिस्ट जानते हैं? क्या आपने इसे सीख लिया? मैंने तो इसकी पढ़ाई ही नहीं की है। वंश ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तुमने थंडर्स माइट चाल चलाई थी ना, मैंने उसी समय सीख ली। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद सारे हिडन ड्रैगन योद्धा स्तब्ध रह गए। क्या प्राचीन मार्शल आर्ट की तकनीकें सच में मौके पर ही सीखी और इस्तेमाल की जा सकती हैं? वे जानते थे कि किसी भी प्राचीन मार्शल आर्ट को सीखने और उसमें महारत पाने के लिए लंबा अभ्यास चाहिए होता है। बस देखकर सीखकर उसी वक्त ताकत निकालना ये तो असंभव लगता था। इसीलिए उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। सब देखना चाहते थे कि वंश सच में उसे चला भी पाएगा या नहीं। पंकज शेखावत जानता था कि वंश कोई साधारण आदमी नहीं है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा दाहिने मुक्के पर केंद्रित की और बोला, श्रीमान वंश, चलिए शुरू करते हैं। इतना कहते ही पंकज शेखावत सीधे वंश पर टूट पड़ा। धप धप धप। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने दाहिनी मुट्ठी घुमाई और वंश की छाती पर दे मारी। भयंकर शक्ति। थंडरस माइट चाल एक पल में स्प्रिंट जैसी गति और शरीर की विस्फोटक ताकत का इस्तेमाल करती है। पंकज शेखावत का पंच बिजली की तरह तेज और प्रचंड था, बेहद दुर्जय। ये देखकर वंश ने भी थंडर फिस्ट से थंडरस माइट चाल का इस्तेमाल किया, लेकिन वंश ने अपनी दौड़ की गति नहीं बढ़ाई। उसने बस दाहिने पैर से ऊपर दाहिनी ओर आधा कदम बढ़ाया, जिससे वह पंकज शेखावत से आधा कदम धीमा दिखा। ठीक उसी समय पंकज शेखावत की मुट्ठी वंश के करीब पहुंच चुकी थी और बस छाती पर लगने ही वाली थी। अचानक पंकज शेखावत का शरीर रुक गया और उसकी मुट्ठी वंश की छाती से एक मुट्ठी की दूरी पर आकर थम गई। सब एक पल के लिए जड़ हो गए और करीब से देखने पर उन्हें पता चला वंश की मुट्ठी किसी समय पंकज शेखावत की छाती पर लग चुकी थी। वो एक कदम आगे था। ये कैसे हो सकता है? साफ था कि उसने तो देर से पंच मारा,
अजीब है जो बाद में शुरू करता है, वो पहले कैसे पहुंच गया? हिडन ड्रैगन योद्धा आपस में फुसफुसाने लगे। सब उलझ गए कि पंकज शेखावत से गलती कहाँ हुई। यहां तक कि विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग भी हैरान थे। वंश तो साफ तौर पर आधा कदम पीछे था, फिर अचानक आगे कैसे निकल गया? लेकिन ब्लैक टाइगर और अर्जन सिंह की आंखों में चमक कौंधी, जैसे वे कुछ समझ गए हों। इस वक्त पंकज शेखावत भी थोड़ा अचंभित था। वह कुछ सेकंड स्तब्ध रहा, फिर अचानक उसे समझ आया और वह चौंक कर बोला, श्रीमान वंश समझ गया। ये कोहनी के जोड़ से लगाए गए बल की समस्या है। हे इंस्ट्रक्टर पंग्स, आपकी नज़र वाकई अच्छी है। वंश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इंस्ट्रक्टर जी, आखिर हुआ क्या? प्लीज सबको बताइए, एक हिडन ड्रैगन योद्धा हड़बड़ी में बोला। पंकज शेखावत ने राहत की सांस ली और समझाया, अभी अभी श्रीमान वंश ने गर्ज शक्ति शैली का इस्तेमाल किया, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन श्रीमान वंश ने जल्दबाजी नहीं की। मेरी कमजोरी पहचानकर उन्होंने मुझे एक निर्णायक वार दे दिया। पहले जब मैं पंच करता था तो मैं अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता था, दौड़ की गति बढ़ाने, ताकत जोड़ने, कोहनी मोड़ने, फिर पंच। लेकिन श्रीमान वंश ने कमर और पेट से ताकत निकाली, बस हल्का सा कदम बढ़ाया और कोहनी को अनावश्यक रूप से मोड़े बिना पंच मारा। वो पंच सीधा और सटीक था, एक ही सहज गति में, बिना किसी फालतू हरकत के, तोप के गोले की तरह। इससे समय भी कम हुआ और थंडरक्लैप फिस्ट की आक्रामकता और घातकता भी बढ़ गई। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, इंस्ट्रक्टर पंकज सही बोल रहे हैं, मेरा मतलब यही था। असली मुकाबले में अगर आप एक सेकंड भी धीमे पड़ गए तो आप हार जाते हैं। जैसा कहते हैं, मार्शल आर्ट में गति ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आपको सीखना होगा कि मुट्ठी, हथेली और पैर के वार का अधिकतम उपयोग कैसे करना है। वहां मौजूद सभी हिडन ड्रैगन योद्धा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। लेकिन वंश ने अपने काम से अपने शब्द साबित कर दिए थे, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। पंकज शेखावत भी बेहद उत्साहित था। उसे लगा, वंश के साथ अभ्यास करके उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसने ध्यान से वंश की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, श्रीमान वंश, कृपया मुझे आगे भी सिखाते रहिए। ठीक है, अब मुझ पर हमला करो और थंडरक्लैप फिस्ट की सारी चालें इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूं। वंश ने सिर हिलाया। अच्छा। पंकज शेखावत ने बिना हिचकिचाए सीधे वंश पर हमला बोल दिया। वंश के निर्देशानुसार पंकज शेखावत ने थंडरक्लैप फिस्ट की सारी चालें एक एक करके दिखा दी। कुछ देर के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के केंद्र में बिजली जैसी ऊर्जा घूमती और नाचती दिखी। नजारा सच में चकाचौंध कर देने वाला था। लेकिन पंकज शेखावत चाहे जैसा भी हमला करे, वंश आराम से बचता रहा। और बचते बचते वंश थंडरक्लैप फिस्ट की चालों को याद भी कर रहा था और हर चाल की कमी और कमजोरी का विश्लेषण भी कर रहा था। उस वक्त वंश का दिमाग एक परिष्कृत कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था, हर चाल, हर तकनीक को दोहराकर कुछ ही मिनटों में उसकी खामियां निकाल रहा था। खामियां पकड़ लेने के बाद वंश और पंकज शेखावत की असल प्रतियोगिता शुरू हुई। पंकज शेखावत थंडरक्लैप फिस्ट की जो भी चाल चलाता, वंश उसी चाल से उसे बेअसर कर देता और पंकज के लिए बचाव करना नामुमकिन हो जाता। 20 से अधिक चालों के बाद वंश ने पंकज शेखावत के महत्वपूर्ण अंगों पर 20 से अधिक बार अपने मुक्के बरसाए थे। इसके अलावा मुकाबले के दौरान वंश बीच बीच में रुककर सबको समझाता रहा कि उसने पहल कैसे ली और उसने पंकज शेखावत को कैसे चौंकाया। पंकज शेखावत सीखने के लिए उतावला था और जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता, वह तुरंत सवाल पूछ लेता। वहां मौजूद सभी हिडन ड्रैगन योद्धा अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि उनका आमतौर पर दबंग इंस्ट्रक्टर अब एक छात्र की तरह वंश से सलाह मांग रहा है। लेकिन वंश जैसा समझा रहा था, हिडन ड्रैगन योद्धा अर्जन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग सब बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। वंश के प्रति उनकी नजरें और भी श्रद्धापूर्ण हो गईं। ब्लैक टाइगर भी समय समय पर सिर हिला रहे थे। चेहरे पर सोच विचार झलक रहा था। निस्संदेह वंश की व्याख्याएं उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायक थीं। ब्लैक टाइगर ने ट्रेनिंग ग्राउंड के केंद्र में मुकाबला कर रहे वंश और पंकज शेखावत को ध्यान से देखा और प्रशंसा से भरकर कहा, यह बच्चा वंश सच में अद्भुत है। इतना छोटा है, फिर भी प्राचीन मार्शल आर्ट की समझ इतनी गहरी। कल्पना भी मुश्किल है कि अगर इसे और समय मिल जाए तो ये कितना आगे निकल जाएगा। अर्जन सिंह ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, ब्लैक टाइगर हमारा बॉस दानव है और जीनियस भी। ऊपर से वो लगातार बेहतर होता जा रहा है और ज्यादा पावरफुल बन रहा है। वरना ऑस्टिन और रेक्स जैसे वर्ल्ड फेमस दिग्गज उसके पीछे मौत तक क्यों खड़े रहते? क्योंकि नेता ही सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, अर्जन, इसलिए भारत के भविष्य के लिए हमें वंश को भारत में ही रखना होगा। ब्लैक टाइगर, आपका इससे क्या मतलब है? शिवम जोशी ने हैरानी से पूछा। ब्लैक टाइगर ने धीरे से आभरी, फिर धीमे से कहा, अर्जन,
तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले हमारे प्राचीन गठबंधन के बारे में बताया था, है ना? ब्लैक टाइगर याद है? क्या हुआ? अर्जन सिंह ने पूछा। क्या तुम्हें पता है हमारा देश प्राचीन गठबंधन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्यों चाहता है? ब्लैक टाइगर ने फिर पूछा। ब्लैक टाइगर, क्या आपने मुझे ये नहीं बताया था कि ये देश की स्थिरता बनाए रखने और प्राचीन मार्शल आर्टिस्टों के हस्तक्षेप से होने वाली अशांति रोकने के लिए है? अर्जन सिंह ने जवाब दिया। दरअसल ये सिर्फ एक वजह है, ब्लैक टाइगर ने कहा। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण वजह यह है कि हमारे देश को पश्चिमी देवताओं के गठबंधन के खिलाफ खड़े होने के लिए प्राचीन गठबंधन की जरूरत है। देवताओं का गठबंधन। अर्जन सिंह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, ब्लैक टाइगर, देवताओं का गठबंधन क्या है? ब्लैक टाइगर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पश्चिम का देवताओं का गठबंधन भी हमारे प्राचीन गठबंधन जैसा ही है, जादूगरों और अलौकिक शक्तियों वाले लोगों का एक पावरफुल गठबंधन। अर्जन सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। पश्चिम में देवताओं का गठबंधन नाम के संगठन के बारे में उसने पहली बार सुना था, तो उसने तुरंत पूछा, देवताओं के गठबंधन और हमारे प्राचीन गठबंधन का क्या संबंध है? कुछ देर सोचकर ब्लैक टाइगर बोला, 100 साल से भी अधिक समय पहले देवताओं के गठबंधन ने हमारे भारत पर हमला किया था। उस समय प्राचीन गठबंधन की वजह से ही हम उन्हें खदेड़ पाए थे। उसी समय हमारे प्राचीन गठबंधन ने देवताओं के गठबंधन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि में तय हुआ था कि दोनों शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगे और एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। दरअसल संधि के रहते उन्हें कोई खतरा नहीं था। उन्होंने भारत में कदम इसलिए नहीं रखा क्योंकि उन्हें प्राचीन संधि की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन हाल के सालों में मुझे दिख रहा है कि देवताओं का गठबंधन फिर से परेशानी खड़ी करने लगा है और मुझे डर है कि एक दिन वे फिर लौट आएंगे। अगर हमारे प्राचीन गठबंधन ने उन्हें तब हराया था तो उन्हें हमसे डरना चाहिए ना? अर्जन सिंह ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्यों? ब्लैक टाइगर ने असहाय होकर आह भरी। अगर पुराना प्राचीन गठबंधन होता तो मुझे चिंता नहीं होती। पहले प्राचीन गठबंधन बहुत एकजुट था और उसके कई शक्तिशाली सदस्य थे, लेकिन अब वह पहले जैसा एकजुट नहीं रहा, एक बिखरा हुआ समूह बन गया है। ऊपर से कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के गायब हो जाने से वर्तमान प्राचीन गठबंधन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वंश भारत में ही रहे। हो सकता है भविष्य में अगर देवताओं का गठबंधन वापस आए तो वंश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। ब्लैक टाइगर आपकी बात समझ गया, अर्जन सिंह ने सिर हिलाकर कहा। हालांकि मुझे अभी भी सब कुछ पूरी तरह साफ नहीं है, फिर भी मैं बॉस से बात करूंगा और उसे भारत में ही रखने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे ब्लैक टाइगर, क्या बॉस को इन सब बातों की जानकारी है? मैंने उसे सिर्फ प्राचीन गठबंधन के बारे में बताया है, अभी और कुछ नहीं बताया। ब्लैक टाइगर ने आंखें सिकोड़कर कहा, अभी उसे मत बताना, सही समय आने पर हम खुद उससे बात करेंगे। ठीक है, समझ गया। शिवम जोशी ने सिर हिलाया। ब्लैक टाइगर और अर्जन सिंह की बातचीत खत्म होते ही वंश और पंकज शेखावत का मुकाबला भी खत्म हो गया। वंश ने मुट्ठी पीछे खींची और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बस इतना ही। अब बताओ हिडन ड्रैगन, आप सब क्या सोचते हो? हिडन ड्रैगन के सभी योद्धाओं ने खुलकर प्रशंसा की और वंश की बातों पर अब किसी ने सवाल नहीं उठाया। श्रीमान वंश, प्राचीन मार्शल आर्ट के बारे में आपकी समझ बहुत गहरी है। मैंने तो थोड़ा सा ही सुना और मुझे लगता है मुझे बहुत लाभ हुआ है। अगर आप हमारे प्रशिक्षक बन जाएं तो हिडन ड्रैगन के लिए ये बहुत सम्मान की बात होगी। इसलिए हम श्रीमान वंश से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे प्रशिक्षक बने और हमें और सिखाएं। एक हिडन ड्रैगन योद्धा ने आदर से कहा। बाकी हिडन ड्रैगन योद्धा भी उम्मीद भरी निगाहों से वंश को देख रहे थे। हाँ वंश, तुम उन्हें क्यों नहीं सिखाते? इसी समय ब्लैक टाइगर भी वहां आ गया। वंश ने सिर खुजाते हुए कहा, ब्लैक टाइगर, बात यह नहीं कि मैं सिखाना नहीं चाहता, बात बस इतनी है कि इनका मौजूदा साधना स्तर अभी भी कम है। मैं चाहूं भी तो इन्हें अपने चैन ठीक करने के तरीके नहीं सिखा पाऊंगा। अगर ये पहले होता तो हिडन ड्रैगन वाले जरूर भड़क जाते, लेकिन अब वंश वही कह रहा था तो उन्हें ये बिल्कुल स्वाभाविक लगा। आखिरकार वे वंश की काबिलियत अपनी आंखों से देख चुके थे। तो तुम कोई ऐसा ट्रेनिंग तरीका निकालो जिसे वे स्वीकार कर सकें। ब्लैक टाइगर बोला, जैसे अगर तुम कॉलेज के छात्र हो तो उन्हें प्राइमरी की किताबें पढ़ा सकते हो। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वंश ने सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले तुम्हें कुछ बेसिक दांव पेच सिखाऊंगा। जब तुम लोग इन व्यायामों को दिन में 1000 बार कर पाओगे तब मैं तुम्हें दूसरी चीजें सिखाऊंगा। दांव पेचों का एक सेट। ब्लैक टाइगर ने अजीब नजर से वंश को देखा। हो सकता है वे तुम्हारे जितने पावरफुल न हों, पर वे फिर भी हिडन ड्रैगन योद्धा हैं। उन्हें बस एक ही तरह की चालें सिखाना, क्या ये बहुत आसान नहीं हो जाएगा? हे ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर
इतनी जल्दी मत बोलो। वंश मुस्कुराया, फिर ट्रेनिंग ग्राउंड के केंद्र में जाकर बोला, हिडन ड्रैगन के सब लोग मेरे पीछे आओ। और अर्जुन व विवान भी मेरे पीछे आ सकते हैं। मैं जो मूव्स दिखा रहा हूं वो सरल रूप में है, तुम सब सीख सकते हो। ये कहकर वंश ने 5 पशु क्रीड़ा से रूपांतरित आंदोलनों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले तो सबको वंश की चालें थोड़ी भद्दी लगीं, लेकिन कुछ देर देखने के बाद उन्हें ये काफी दिलचस्प लगीं और वे सीखने की कोशिश करने लगे। पर वंश से बस 3-4 चालें सीखते ही कमजोर शारीरिक क्षमता वाले आधे हिडन ड्रैगन योद्धा शरीर पर कंट्रोल खो बैठे और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। विवान श्रीवास्तव, यश राणा और बाकी लोग भी जमीन पर गिर गए। वंश तब भी बोलता रहा। जब बाकी आधे लोग वंश के पीछे पीछे 10वें कदम तक पहुंचे तो वे भी टिक नहीं पाए और सब के सब गिर पड़े। हे भगवान, मैंने अभी 5 से भी कम स्टेप्स किए हैं और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मांसपेशियां कांप रही हैं। विवान श्रीवास्तव हाँफते हुए बोला। बाकी लोगों की हालत भी वही थी। इस बीच वंश अपना अभ्यास जारी रखे रहा और पंकज शेखावत व अर्जन सिंह भी कोशिश करते रहे, लेकिन 13 चाले चलते चलते वे भी जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद सब में से सिर्फ ब्लैक टाइगर ही था जिसने वंश का पूरा सेट फॉलो करके सब मूव्स पूरे किए। सब पूरा करने के बाद ब्लैक टाइगर भी थोड़ा थका हुआ था। उसने लंबी सांस छोड़ी और पूछा, वंश, ये तुम कौन सी मुद्रा का अभ्यास करा रहे हो? ये करना इतना मुश्किल क्यों है? वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सेट मैंने 5 पशु क्रीड़ा के आधार पर बनाया है। इसका उद्देश्य मांसपेशियों को मजबूत करना और शरीर की क्षमता को जगाना है। अगर तुम रोज 1000 से ज्यादा बार इन व्यायामों का अभ्यास कर सको तो तुम पाओगे कि तुम्हारी शारीरिक क्षमता में बड़ा सुधार होगा। उस समय चाहे तुम मुक्का मारो, पैर से वार करो या लात, तुम्हारी ताकत पहले से 10 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाएगी। वंश की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या? इसे हर दिन 1000 बार करना? यश राणा बिना चौंके रह नहीं सका। लेकिन भाई वंश, हम तो इसे एक बार भी ठीक से नहीं कर पा रहे। 1000 बार क्या सच में कर पाएंगे? बाकी सब भी वंश को खौफ भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था दिन में 1000 बार करना असंभव है। वंश मुस्कुराया और बोला, यश, जब तुम इन मूव से परिचित हो जाओगे और रोज लगन से अभ्यास करोगे तो भविष्य में तुम अपने आप इन्हें करने लगोगे। जी हाँ भाई वंश, मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। मैं पूरी लगन से अभ्यास करूंगा। यश राणा ने जोश में सिर हिलाया। बाकी सब भी खून में उबाल महसूस करते हुए जोर से सिर हिलाने लगे। ये भारत की 2 सबसे मजबूत विशेष बल टीमें हैं और दोनों का सैन्य क्षेत्र में बड़ा नाम है। जितनी कठिनाई, उतना ही ज्यादा उन्हें आगे बढ़ने का जुनून। खासकर वंश और अपने बीच का अंतर देखकर वे और भी ज्यादा मेहनत करने को दृढ़ हो गए। इसी समय पंकज शेखावत को अचानक एहसास हुआ, श्रीमान वंश, इसमें कोई हैरानी नहीं कि आपकी ताकत इतनी जबरदस्त है। असल में कारण यही है कि आपने ऐसे खास मूव्स में महारत हासिल कर ली है। वंश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तो बस सरलीकृत संस्करण है। मैं जो खुद करता था वो इससे कहीं ज्यादा जटिल, तेज और गहन था। इसीलिए मैंने तुम्हें आसान संस्करण दिया है, क्योंकि अगर मैं जटिल संस्करण भी सिखा दूं तो भी तुम सीख नहीं पाओगे। ये सुनते ही सब लोग फिर स्तब्ध रह गए। जो चीजें वे एक बार में पूरी भी नहीं कर पाए वो सब सरलीकृत थीं, तो असली जटिल संस्करण कितना भयानक होगा, वे सोचने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये युवक जिसकी उम्र उनके आसपास ही है इतना कुशल है। देखो तो सही, ये कितनी कुशलता से चैन ठीक करता है। ये तो उनसे बहुत आगे निकल चुका है। कुछ पल बाद वंश ने सावधानी से अर्जन सिंह और पंकज शेखावत को मूव्स के सेट से परिचित कराने के लिए गाइड करना शुरू किया। वंश मुंबई में रहता है, उसके लिए रोज आकर हिडन ड्रैगन और रॉ के लोगों को ट्रेन करना संभव नहीं है। इसलिए अंत में जब अर्जन सिंह और पंकज शेखावत इसे सीख लेंगे तो वे यिनलोंग और लोंगहोन के लोगों को सिखा सकते हैं। वंश की वजह से हिडन ड्रैगन के सदस्यों और विवान श्रीवास्तव के ग्रुप के बीच माहौल काफी सौहार्दपूर्ण हो गया। अब कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता था। आखिरकार हम सब एक जैसे हैं, कोई भी किसी से बहुत बेहतर नहीं है। खासकर जब विवान श्रीवास्तव ने हिडन ड्रैगन को बताया कि उसने और उसके साथियों ने भाई वंश के साथ अंडमान द्वीपन की लड़ाई देखी थी और इन चाइनीज साम्राज्यों द्वारा तैनात सिस्टम को नष्ट किया था, तो हिडन ड्रैगन वाले ईर्ष्या से भर गए समय गुजरता गया। सूर्यास्त तक अर्जन सिंह और पंकज शेखावत ने वंश द्वारा सिखाए गए दांव पेचों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। हिडन ड्रैगन टीम को अलविदा कहकर वंश और उसके साथी बेस से निकल गए। दिल्ली शहर लौटते समय वंश ने कुछ सोचा और कहा, ब्लैक टाइगर, स्टील कैनन के माता पिता ने आज मुझसे पूछा कि उन्हें कब दफनाया जा सकता है। कुछ देर सोचकर ब्लैक टाइगर बोला, चलो स्टील कैनन और बाकी लोगों के लिए शोक सभा कल रखते हैं। मैं अंतिम संस्कार गृह को बाद में सूचित कर दूंगा। मैं और मेरा बड़ा बेटा दोनों कल शोक सभा में शामिल होंगे।
ब्लैक टाइगर की बातें सुनकर अर्जन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग चौंक गए। नंबर 1 और ब्लैक टाइगर दोनों का एक साथ शोक सभा में आना ये बहुत बड़ा सम्मान है। हालांकि अर्जन सिंह और बाकी लोग ये भी समझते थे कि ब्लैक टाइगर और नंबर 1 मुख्य रूप से वंश की वजह से ही आएंगे। वंश ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, स्टील कैनन, गन पाउडर और साइथ ये तीनों राष्ट्रीय नायक हैं। इन्हें वाकई सम्मान के साथ विदा किया जाना चाहिए। ये सुनकर शिवन जोशी और बाकी लोग चुप हो गए। स्टील कैनन, साइथ और गन पाउडर की मौत उनके दिलों में गहरा दर्द है। जब भी उनका जिक्र होता है दिल जैसे टूट जाता है। कम से कम अभी तो वे इस छाया और पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ब्लैक टाइगर ने धीरे से आह भरी, फिर वंश की ओर देखकर कहा, वैसे वंश, मैंने और नंबर 1 ने बात की है। देश के लिए तुम्हारे अनेक महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए हम तुम्हें एक ऐसा उपहार देने की तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हारे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। ये सुनकर वंश ने झट से हाथ हिलाया। मैंने पहले ही कहा था, ना मुझे किसी तरह का सम्मान या उपाधि नहीं चाहिए, न कोई आधिकारिक पद, न कोई रैंक। और उपहार वगैरह की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने होंठ सिकोड़े। नंबर 1 और ब्लैक टाइगर की दयालुता को सामने से ठुकराने वाला उनके सामने बस वंश ही था। आखिरकार वे तो खुद नंबर 1 और ब्लैक टाइगर के पुरस्कारों और सम्मानों का इंतजार कर रहे थे। ब्लैक टाइगर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वंश, टेंशन मत लो। हम जो उपहार दे रहे हैं वो बस एक मानद उपाधि है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें किसी विभाग में शामिल कर देंगे या कुछ करवाएंगे। और एक बार ये मानद उपाधि मिल गई तो भारत में तुम्हारा जीवन ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। वह क्या, आपने मुझे रॉ टोकन नहीं दिया था? वो भी तो एक तरह की मानद उपाधि ही है ना? वंश ने होंठ सिकोड़कर कहा, हे, रॉ टोकन की भूमिका उस उपहार के आगे कुछ भी नहीं जो हम इस बार तुम्हें देने जा रहे हैं। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें रॉ टोकन मिला है, लेकिन जो उपहार हम तुम्हें दे रहे हैं भारत की स्थापना के बाद से वो सिर्फ तुम्हें मिला है। ब्लैक टाइगर मुस्कुराया। जैसे जैसे ब्लैक टाइगर रहस्य बढ़ा रहा था, अर्जन सिंह और बाकी लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। ब्लैक टाइगर, आखिर वो उपहार है क्या? वंश ने पूछा। उपहार अभी बन रहा है। जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हम मुंबई सैन्य क्षेत्र के जनरल देसाई से इसे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें सौंपवाएंगे। ब्लैक टाइगर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब आप लोग जोर दे ही रहे हैं तो मैं ले लूंगा। वंश ने सिर हिला दिया, फिर दोबारा मना नहीं किया। ये तो बस एक उपाधि है, जब तक उससे कुछ करवाया नहीं जा रहा तब तक ठीक है। शहर के केंद्र में पहुंचकर वंश और उसके साथियों ने एक रेस्तरां ढूंढा और रात का खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद ब्लैक टाइगर और अर्जन सिंह कुछ काम निपटाने के लिए चले गए। उनके जाते ही वंश बिल्कुल अकेला रह गया। वंश ने सिगरेट जलाई और रेस्तरां से बाहर निकल आया। उसने समय देखा, अभी भी रात जल्दी थी और अगर होटल लौट गया तो नींद नहीं आएगी। तो वंश सोचने लगा कि पीने के लिए कहीं जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जाने से पहले वंश ने सोचा, रिया और निरूहीन से संपर्क कर लेना बेहतर रहेगा। इसलिए वंश ने फोन निकाला, सिम कार्ड वापस डाला और फिर रिया को कॉल किया। कुछ ही रिंग के बाद कॉल उठ गई। अरे वंश, तुम वापस आ गए हो? फोन के दूसरी तरफ से रिया की मधुर आवाज आई। वो परिचित आवाज सुनते ही वंश का मन अचानक शांत हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि उसने रिया को काफी समय से नहीं देखा और उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। वंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिया, मैं आज सुबह दिल्ली पहुंच गया। क्या हुआ? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, घर पर सब ठीक है, रिया ने कहा। फिर बोली, लेकिन रूही तुम्हें बहुत याद कर रही है। वो मुझसे बार बार पूछती रहती है कि तुम कब वापस आ रहे हो। हे, तो क्या तुम्हें मेरी याद आती है? वंश ने मजाक में पूछा। अचानक फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। वंश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो मजाक कर रहा था, कहीं ये नाराज तो नहीं हो गई। रिया, मैं जैसे ही वंश बात संभालने ही वाला था तभी रिया की धीमी नरम आवाज आई। बहुत। वो शब्द सुनते ही वंश के होंठ हल्के से ऊपर उठ गए और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वो रिया की तड़प भी महसूस कर सकता था और उसकी आवाज की कोमलता भी। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। वंश मुस्कुराया और बोला, रिया, मैं कल दोपहर के आसपास वापस आ पाऊंगा। ठीक है, तो मैं और रूही तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद वंश ने फोन काटने से पहले रिया से थोड़ी देर और बात की। फिर वंश ने आयुषी को कॉल किया। कॉल जुड़ते ही आयुषी की उत्साहित आवाज आई, वंश, आप वापस आ गए।